इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटो इम्यूनिटी के पीछे मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर दी मैकेनिज्म्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटो इम्यूनिटी और इन डेवलपिंग द ऑटो इम्यूनिटी। सो वी कैन सी देयर आर some mechanism written here which is responsible for the autoimmunity. The first one is the molecular mimicry, then we have the epitope spreading, then loss of suppression, then sequestered antigen, then neoantigen. So these are the mechanisms जिसके वजह से हमारी ऑटो इम्यूनिटी होती है। तो ऑटो इम्यूनिटी कॉजिंग मैकेनिज्म्स हैं ये सारे हमारे। हम बात करते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर मिमिक्री की। तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री में हमारा क्या होता है, हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मिमिक्री। तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री में हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि हमें पता चल रहा है इस हेडिंग से मॉलिक्यूलर मिमिक्री यानी किसी चीज़ की मिमिक्री हो रही है ना, किसी चीज़ की मिमिक्री हो रही है। और हम सब जानते हैं मिमिक्री क्या होती है। तो मॉलिक्यूल्स की मिमिक्री हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की मिमिक्री हो रही है मॉलिक्यूलर मिमिक्री में। तो इसमें क्या होता है, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इस मैकेनिज्म में इन्फेक्शन एसोसिएट होगा। इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑटो इम्यूनिटी डिसीज। समझे क्या मतलब इसका, इन्फेक्शन रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर द स्पेसिफिक ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री में पहले हमें कोई इन्फेक्शन होगा और उस इन्फेक्शन से कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ऑटोइम्यूनिटी डिसीज़ होगी। यानी कि इन्फेक्शन की वजह से ही ऑटोइम्यूनिटी डिसीज़ होती है मॉलिक्यूलर मिमिक्री में। पहले सब्जेक्ट को कोई भी XYZ है, पहले उससे कोई इन्फेक्शन होगा और उस इन्फेक्शन की वजह से उसे जाके एक स्पेसिफिक ऑटोइम्यूनिटी डिसीज़ का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री इज द प्रोसेस इन विच अ इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑटोइम्यूनिटी डिसीज। आए बात समझ में। तो ये इन्फेक्शन एसोसिएटेड होती है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, किसी इन्फेक्शन के वजह से हमें स्पेसिफिक ऑटोइम्यूनिटी डिसीज़ होगी। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि जो हमारे एंटीजन्स होते हैं, जो हमारे फॉरेन एंटीजन्स हैं या ऐसे एंटीजन्स हैं जिनकी वजह से, ये हमारे फॉरेन एंटीजन्स हैं, ये फॉरेन एंटीजन्स हो गए हमारे अब बॉडी के खुद के कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ऐसा क्या होता है, जो एंटीजन मॉलिक्यूल होता है किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के ऊपर, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हम ले लेते हैं XYZ इन्फेक्शियस एजेंट, इस इन्फेक्शियस एजेंट पे एंटीजन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये जो एंटीजन होगा ये सिमिलर या सेम होगा एज लाइक होस्ट या फिर बॉडी के मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसे होस्ट सेल्फ मॉलिक्यूल, यानी कि बॉडी के मॉलिक्यूल्स, बॉडी के जो हमारे सेल्फ मॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉडी के खुद के मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चर वाइज सेम होगा या सिमिलर होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने देखा जो इन्फेक्शन एजेंट है दूसरे हमारे बॉडी के खुद के सेल्स है। ठीक है, तो इन्फेक्शन एजेंट पे जो हमारा एंटीजन होगा वो शेयर करेगा सेम और सिमिलर स्ट्रक्चर विद दी होस्ट बॉडी मॉलिक्यूल्स की तरह। तो हमारा जो इन्फेक्शन एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट का मॉलिक्यूल और बॉडी के सेल्स का मॉलिक्यूल समहाउ सिमिलर या सेम होगा स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, क्या क्या देखा मैं, इन्फेक्शियस एजेंट के मॉलिक्यूल्स एंड हमारे बॉडी के खुद के मॉलिक्यूल्स, बॉडी सेल्स या फिर बॉडी के मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर वाइज सेम होंगे, स्ट्रक्चर वाइज सेम होंगे या सिमिलर होंगे, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जो ये हमारा इन्फेक्शियस एजेंट है जब वो उस पर अटैक करना स्टार्ट करता है तो उसके साथ साथ तो हमारे बॉडी के खुद के सेल्स को भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज ये दोनों चीज़, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे सेम या सिमिलर है। ठीक है, तो इस वजह से ये कंफ्यूज हो जाता है हमारे इम्यून सिस्टम बॉडी का। तो जब भी उस इन्फेक्शन एजेंट के साथ एक्सपोजर होता है और जब एक्सपोजर के बाद हमारे इम्यून सिस्टम एक डिफेंस प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन एजेंट, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ ये हमारा इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों क्योंकि जो दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे वो स्ट्रक्चर वाइज सेम है।
ठीक है। तो ये कंफ्यूज हो जाता है इम्यून सिस्टम, और जब उसका अगेंस्ट ये डिफेंस प्रोवाइड कराता है तो ये हमारे बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी अटैक करना शुरू करता है, क्योंकि दोनों दोनों को अगर देखा जाए तो मॉलिकुलरली लेवल पे स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम या सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर मिमिक्री में, ठीक है। तो ऐसा क्यों बता दिया मैंने, ऐसा क्यों होता है। तो अब क्या होगा इसके वजह से, जब भी हमारे इन्फेक्शियस एजेंट के साथ हमारे इन्फेक्शियस एजेंट के साथ जब भी एक्सपोजर होगा उससे हमारा क्या होगा, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा। इम्यून रेस्पॉन्स हमारा बी और टी सेल्स का रेस्पॉन्स जनरेट होगा, है ना। और ये रेस्पॉन्स अटैक करेगा इन्फेक्शन एजेंट के मॉलिक्यूल्स पे, और जब इन्फेक्शन एजेंट के मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा उसके साथ साथ ही हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स पे भी अटैक करेगा, बॉडी के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर वाइज सेम या सिमिलर हैं, ठीक है। दे बोथ शेयर द सेम और सिमिलर स्ट्रक्चर। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत आसान है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, इसमें कुछ नहीं हो रहा। इसमें जो इन्फेक्शन एजेंट है उनके मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर वाइज सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, जिस वजह से जब भी एक्सपोजर होता है इम्यून सिस्टम का टुवर्ड्स द इन्फेक्शियस एजेंट, और जब एक डिफेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए बी और टी सेल का रेस्पॉन्स जनरेट किया जाता है अगेंस्ट दोज इन्फेक्शियस एजेंट मॉलिक्यूल, तो उनको अटैक करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम बॉडी के खुद के मॉलिक्यूल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम या सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी मॉलिक्यूलर मिमिक्री में। आया बात समझ में। हम अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, हमारा मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजी इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इन्फेक्शन, जब भी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजी इन्फेक्शन होता है इसके वजह से रूमेटिक फीवर होता है, रूमेटिक फीवर होता है। और हमें पता है रूमेटिक फीवर हमारा एक कार्डियक डिसीज़ है, और रूमेटिक फीवर में हमारा कार्डियक डैमेज होता है, ठीक है। रूमेटिक फीवर में हमारा कार्डियक डैमेज होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इन्फेक्शन तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का हुआ, ठीक है, लेकिन हमारा जो हुआ वो रूमेटिक फीवर हुआ, है ना। रूमेटिक फीवर हुआ, कार्डियक डैमेज हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स में एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो मॉलिक्यूल हमारे हार्ट में पाया जाता है। तो जब ये इन्फेक्शन होगा इस मॉलिक्यूल के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक फ़ाइट करेगा, एक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, बी एंड टी सेल्स अटैक करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ वो हमारा हार्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर भी अटैक करना शुरू कर देंगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, अगेन द सेम आंसर, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजी में जो मॉलिक्यूल है और हमारे हार्ट में जो मॉलिक्यूल है वो सिमिलर और सेम है स्ट्रक्चर वाइज, इस वजह से उस पर अटैक करने के साथ साथ बॉडी इस पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या होता है। तो हमारे जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होता है, स्ट्रेप पायोजीन जो होता है उसमें ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेन में हमारा क्या होता है, हमारे एक एम प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, एम प्रोटीन होता है, काफ़ी हाई कंसनट्रेशन में, ठीक है, हाई लेवल्स में। तो इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेन में हमारा एम प्रोटीन होता है, और एम प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ये एम प्रोटीन जो होता है शेयर करता है सेम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ विद द मॉलिक्यूल्स विच इज़ फाउंड इन द वेल्व्स एंड मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट। आई बात समझ में, क्या कहा मैंने। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है उसमें हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन में कौन से स्ट्रेंस की बात हो रही है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेंस की बात हो रही है। इसमें हाई लेवल होती है, हाई लेवल होते हैं कौन से प्रोटीन के, एम प्रोटीन्स के, ठीक है। और जो एम प्रोटीन होता है ना ये स्ट्रक्चर वाइज सेम या सिमिलर होगा टू वॉट, टू दी मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल जो हमारे वेल्स में और हार्ट के वेल्स में और हार्ट के मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज एम प्रोटीन और वो मॉलिक्यूल जो हमारे हार्ट के वेल्स में और मेम्ब्रेन में पाया जाता है, स्ट्रक्चर वाइज वो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे। और जिस वजह से जब भी इम्यून सिस्टम
एक डिफेंस प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट दिस एम प्रोटीन अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, तो इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट अटैकिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स आल्सो व्हिच इज प्रेजेंट इन द वेल्व्स एंड द हार्ट ऑफ एंड द वेल्व्स एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट। आए बात समझ में? और जिसकी वजह से हमारा कार्डियक डैमेज होना स्टार्ट होता है, हमारा कार्डियक डैमेज होगा, ठीक है, हमारा कार्डियक डैमेज होगा और और इस डैमेज की वजह से हमारा कार्डियक फंक्शन रिड्यूस हो जाएंगे, कार्डियक फंक्शंस हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब आई समझ में? हुआ तो इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का, लेकिन हो गए रूमेटिक फीवर। ऐसा क्यों हुआ हमने देख लिया, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन में एक एम प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, काफ़ी हाई कंसनट्रेशन में, और उस एम प्रोटीन वो एम प्रोटीन स्ट्रक्चर वाइज सेम होता है उस प्रोटीन से जो प्रोटीन हमारा हार्ट के वाल्स में और मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का बॉडी एक्सपोज होगी टुवर्ड्स दिस इन्फेक्शन और बॉडी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो इस इन्फेक्शन पर अटैक करने के साथ साथ वो बॉडी के इस मॉलिक्यूल पर अटैक करना स्टार्ट कर देगी जो कि हार्ट की मेम्ब्रेन में और हार्ट के वेल्स में पाया जाता है, जिस वजह से हार्ट डैमेज होगा, ठीक है, और उस वजह से कार्डियक फंक्शन हमारे रिड्यूस हो जाएंगे और एट द एंड हमारा रूमेटिक फीवर की कंडीशन देखी जाती है, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे कि रिएक्टिव आर्थराइटिस उन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होता है जिनमें फूड पॉइजनिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग, हम कह सकते हैं फूड फूड पॉइजनिंग एसोसिएट होती है किसके साथ? रिएक्टिव आर्थराइटिस के साथ, ठीक है। दूसरा ये हो गया। फर्स्ट क्या हो गया हमारा? फर्स्ट हो गया हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, ये एसोसिएट होता है हमारा रूमेटिक फीवर के साथ, रूमेटिक फीवर के साथ, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। थर्ड हम क्या देख सकते हैं? थर्ड हम देखते हैं जिन इंडिविजुअल्स में, ठीक है, जिन इंडिविजुअल्स में HLA-B27 जीन होता है, जो इंडिविजुअल HLA-B27 जीन कैरी करते हैं, या फिर जो इंडिविजुअल्स हमारे इन्फेक्टेड होते हैं क्लेब्सिला के साथ, उन इंडिविजुअल्स में हमारा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा या रीटस डिसीज होगी। आए बस समय में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड रीटस डिसीज उनमें मोर फ्रिक्वेंटली होता है। तो जिन इंडिविजुअल्स में जो इंडिविजुअल्स HLA-B27 जीन कैरी करते हैं, या फिर वो इंडिविजुअल्स जो क्लेब्सिला से इन्फेक्टेड होते हैं, तो चांसेस होते हैं कि उसमें उनमें मोर फ्रिक्वेंटली हमारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रीटर डिसीज़ देखने को मिल सकता है, मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड रीटर डिसीज अगर मोर फ्रिक्वेंटली इन द इंडिविजुअल्स हु कैरी HLA-B27 जीन एंड इन्फेक्टेड विद क्लेब्सिला, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर मिमिक्री, ठीक है। और ऐसा ही एक और एग्जांपल देखने को मिलता है हमारा मोस्ट कॉमन, विच इज़ द पोलियो वायरस के वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलता है, माइस्थेनिया ग्रेविस, पोलियो वायरस के साथ माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलता है, फूड पॉइजनिंग के साथ रिएक्टिव आर्थराइटिस देखने को मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन इन्फेक्शन का रूमेटिक फीवर देखने को मिलता है, वो इंडिविजुअल्स जो HLA-B27 जीन कैरी करते हैं, या फिर वो इंडिविजुअल्स जो क्लेब्सिला से इन्फेक्टेड है, उनमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रीटर डिसीज देखने को मिलता है। तो इन सब में हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शन एसोसिएटेड है विद दी स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसीज़, पहले कोई इन्फेक्शन हुआ और फिर उस इन्फेक्शन से एक स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसीज़ का डेवलपमेंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ ये भी हमने देख लिया है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज इन्फेक्शन एजेंट के जो मॉलिक्यूल है, जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स है, वो सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज सेम और सिमिलर हैं, जिस वजह से जब भी उसके अगेंस्ट